नमस्कार दोस्तों, आजकल भारत में एक नए मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़े लेवल पर विरोध होगा। इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देश के अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते और जो जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके आने के बाद मुसलमान चार शादियां नहीं कर पाएंगे, और जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते उनका कहना है कि सरकार उनके धर्म में इंटरफेयर करके उनकी पूजा पाठ, उनकी इबादत, उनकी नमाज बंद करने वाली है। और अक्सर इस पर की जाने वाली डिबेट सिर्फ इस मुद्दे तक सिमट करके रह जाती हैं। और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तीन चीजें हमेशा से प्राथमिक रही हैं, जिसमें पहला आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और तीसरा पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। एक तरफ हिंदू कम्युनिटी है जो कि जोरों शोरों से समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ देश के अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। तो क्या है सच्चाई, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इसके लागू होने के बाद में इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारत में रहने वाले तमाम धर्मों के लिए एक समान कानून होंगे। लेकिन आपके मन में यह सवाल आया होगा कि भारत में एक समान कानून लागू करने के लिए तो हमारे पहले से ही संविधान बना हुआ है, तो फिर हमें फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, हमारे देश में कानूनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पहला सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ। सिविल कानून के तहत दो संगठनों, दो व्यक्तियों के बीच में विवादों को सुलझाया जाता है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, विरासत से संबंधित मामले आते हैं। वहीं क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून में समाज के खिलाफ किए गए अपराधों को सुलझाया जाता है, जिसमें हत्या, डकैती, मारपीट, मर्डर, बलात्कार जैसे मामले शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत में आपराधिक कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या चाहे गुजरात में करे चाहे मिजोरम में करे, हत्या करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको समान रूप से सजा मिलेगी। और भारतीय लॉ में इसके लिए दो कानून सबसे मेन है, आईपीसी और सीआरपीसी। लेकिन दोस्तों, यह सिस्टम सिविल कानूनों में लागू नहीं होता और अधिकांश मामलों में भारत में सिविल कानूनों में समानता नहीं है। ये अलग अलग धर्म और आस्था के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे यदि कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसके लिए कानून अलग है, वहीं कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसके लिए कानून अलग है। और यही डिबेट देखने को मिलती है हमें संपत्ति में बंटवारे को लेकर के। कई धर्मों में बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है, तो कई धर्मों और समुदायों में बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। और इन सब को लेकर अलग अलग धर्मों ने अपने पर्सनल लॉज बना रखे हैं। जैसे हिंदुओं की मैं बात करूं तो हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये पर्सनल लॉ लागू है। वहीं पर मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें काम करता है, वहीं पर क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ काम करता है। और इसलिए कॉमन सिविल कोड के तहत देश में एक ऐसे कानून का निर्माण करना जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, संपत्ति जैसे कानून देश के सभी समुदायों, धर्मों पर समान रूप से लागू हो, जिसमें किसी भी धार्मिक ग्रंथ का हस्तक्षेप ना हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे भारत में लागू होने के बाद इंडियन रिलीजन्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका पहला इम्पैक्ट होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोई भी हिंदू पुरुष अपनी जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मुस्लिम पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकता है। तो जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो शादी करने से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होंगे। सेकंड, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इंडियन लॉ के मुताबिक कोई भी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का शादी करना इलीगल है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है उसको शादी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा तो लड़कियों की जो शादी करने की उम्र है वो सभी धर्मों, सभी समुदायों में समान रूप से होगी। तीसरा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यदि कोई भी हिंदू पुरुष अपनी पत्नी से तलाक चाहता है तो उसे तलाक कोर्ट के थ्रू मिलेगा, जबकि मुस्लिम सिस्टम में कहीं पर 3 तलाक, तलाक बिद्दत,
हलाला जैसी प्रथाएं हैं, जहां पर तलाक के मामले में मुस्लिम पुरुषों को मुस्लिम महिलाओं से अधिकार प्राप्त हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा तो किसी भी धर्म समुदाय में तलाक का जो कानून बनेगा वो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। और चौथा, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम के तहत कोई भी हिंदू दंपत्ति किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, जबकि भारत के कुछ समुदायों और धर्मों में गोद लेना अलाउ नहीं है। उसी तरीके से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो लड़कियां हैं उनको अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, जबकि भारत के कई धर्मों और समुदायों में लड़की को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो जब भारत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो उसके बाद में चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, किसी भी समुदाय की लड़की हो, उसको पिता की संपत्ति में समान रूप से अधिकार मिलेगा और ये कानून सभी धर्मों पर, समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि धर्म के आधार पर बनाए गए कानूनों में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलेगा। वहीं पर भारत में तलाक, उत्तराधिकारी, विरासत और संपत्ति से रिलेटेड केसेस और कानून काफ़ी जटिल हैं, तो इससे कानूनों के सरलीकरण में काफ़ी मदद मिलेगी और जो न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ है वो काफ़ी कम होगा। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाई कोर्ट्स में 4.41 मिलियन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 31 मिलियन के लगभग पर्सनल लॉ से संबंधित मामले पेंडिंग हैं, और जब इन पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों में एक समान रूप से कानून लागू होगा, कानूनों में सरलीकरण होगा, कानून आसान होंगे, तो न्यायपालिका पर इन मुकदमों का बोझ भी कम होगा। और इस तरीके से देखें हम तो मोटे मोटे तौर पर काफ़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड के काफ़ी फायदे हैं, जिसमें पहला फायदा है लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, और जब देश में एक समान रूप से सभी धर्मों पर समान कानून लागू होगा तो इसमें दोनों धर्मों के बीच में काफ़ी एकता और समरसता की भावना पैदा होगी। लेकिन दोस्तों ये तो बात हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती है ताकि 2023 में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। लेकिन क्या ये सचमुच सच है? क्या ये एजेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में अगर आप आर्टिकल 44 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यानी समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में है, और चूंकि आपको पता होगा कि ये सब नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है तो इससे राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि वो देश में समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। नीति निर्देशक तत्वों में होने की वजह से और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होने की वजह से इन्हें कोर्ट के थ्रू लागू नहीं किया जा सकता। वहीं पर इससे रिलेटेड कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। अगर मैं शाहबानो केस की बात करूं या फिर सरला मुद्गल केस की बात करूं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भारतीय सरकार को यह आदेश दिया है कि आप समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करने को लेकर के जरूर विचार करें। तो ये कहना कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा शुरू से रहा हो, लेकिन इसके संबंध में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में राज्य से अपेक्षा की है। वहीं हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई आदेशों में भारत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश दे चुकी है। इसलिए इसे सिर्फ बीजेपी का एजेंडा देखने की जगह हमें बाकी नज़र से जरूर देखना होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हमारा देश एक बहुलतावादी देश है और देश के अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने की वजह से समान कानून को सभी लोगों पर समान रूप से लागू करना सही नहीं है, क्योंकि हमारे जो पर्सनल कानून बने हुए हैं वो हमारी परंपरा और निजी आस्था का मामला है। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तो ये संविधान और आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। और यहां तक कि विधि आयोग जो कि 2016 में बनाया गया था, उसने 2018 के लगभग एक रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको अभी लागू करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को जो भी पर्सनल लॉज हैं
विभिन्न समुदायों के बीच में उनको संहिताबद्ध करने की जरूरत है। तो दोस्तों एक और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, वहीं पर दूसरी ओर जो विधि आयोग है वो भी इसको लागू करने के लिए मना कर चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अभी हाल ही की न्यूज पर नजर डालें तो फिर से विधि आयोग का गठन किया गया और इस समय के विधि आयोग ने जो धार्मिक संगठन है उनसे राय मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। इसका मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सीरियसली बढ़ रही है। सरकार की मंशा है कि इसको पूरे देश में लागू किया जा सके। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? दोस्तों हम लंबे समय से अपने रीति रिवाजों, अपने ग्रंथों और अपने धर्म को मानते आए हैं, तो एक झटके से इन कानूनों को बदल देना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो विभिन्न समुदाय हैं, धर्म के लोग हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि यदि हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा धार्मिक ग्रंथ यदि किसी एक पक्ष के साथ में भेदभाव करता है तो हमें निश्चित रूप से उसमें संशोधन की जरूरत है। चाहे ये मामला केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के बीच में जो 3 तलाक जैसा मामला है वो हो, चाहे हिंदुओं में पहले प्रचलित सती प्रथा जैसा मामला हो। यदि हमारी परंपरा का हिस्सा है, यदि हमारे रीति रिवाज का हिस्सा है, लेकिन इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, इससे एक पक्ष के साथ में शोषण होता है, एक पक्ष के अधिकार दूसरे पक्ष से ज्यादा होते हैं, तो हमें निश्चित रूप से इन जैसे कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है। और हमारे संविधान निर्माता भी यही चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में समान रूप से लागू होगी, तो जो लैंगिक समानता है, सभी धर्मों के बीच में जो एकता है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जब भी किसी देश में किसी धर्म के पर्सनल लॉज में सरकार के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है तो उसका विरोध होना काफी स्वाभाविक है। जैसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद भारत सरकार ने 3 तलाक को इनवैलिड करार दे दिया था, यानी जो भी व्यक्ति 3 तलाक जैसे तलाक लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और इसका काफी मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। लेकिन अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो 1950 के दौर में जब हिंदू कोड बिल भीमराव अंबेडकर लेके आए थे, उस समय भी हिंदुओं के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में इसका विरोध किया गया था, और इसकी वजह से हमारे कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा भी देना पड़ा था। और उसके बाद में हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इन हिंदू कोड बिल को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, और ये हिंदू कोड बिल स्टेप बाय स्टेप लागू हुआ था। तो मेरी राय से सरकार को जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है तो इसको एक झटके से लागू करने की जगह इसको टुकड़ों में लागू किया जाना चाहिए। और जितने भी जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए कि आपके धर्म पर इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, और सरकार को ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन करना चाहिए जिससे लोगों के पास में इससे रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो फेक न्यूज से बचे। दोस्तों समान नागरिक संहिता ऐसा नहीं है कि भारत में कहीं भी लागू नहीं है या फिर भारत के लिए कोई नई चीज है। अगर मैं गोवा राज्य का एग्जांपल लूं तो गोवा राज्य में पुर्तगालियों के शासन से लेकर के अब तक समान नागरिक संहिता लागू है, और वहां पर यह धूमधाम से काम भी कर रही है। और जब देश में एक कानून होगा, एक देश एक कानून जैसी भावनाओं का विकास होगा, 2 धर्मों के बीच में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, तो निश्चित ही रूप से भारत डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। और अगर आप बाकी विश्व के बाकी डेवलप देशों को देखोगे तो वहां पर एक कानून उनका प्राथमिक है, बाकी पर्सनल लॉस के लिए वहां पर किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। चाहे आप यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप अमेरिका का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे जर्मनी, जापान कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर इसी तरह की व्यवस्था लागू है। तो दोस्तों मेरा तो सरकार से यही कहना है कि इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन लोगों के पास में पहुंचाई जाए, ताकि लोग भ्रामक प्रचारों से बचें और सरकार को अल्पसंख्यकों को विश्वास मत में लेकर के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए सरकार को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। तो आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी? क्या आप लोग सचमुच इस चर्चा से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।